हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रैना और स्वागत है आपका प्रीमिक्स 2024 में, जहां इंडिया ईयर बुक से 5 सवाल हम डिस्कस करेंगे। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या प्रीमिक्स का वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए फॉर्मेट बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो आंसर होगा उसको मैच कीजिए वीडियो प्ले करने के बाद, और अपने मार्क्स जो हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी 3 स्टेटमेंट्स दी है, आई बेग योर पार्डन। 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन और उसमें से बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सीडब्ल्यूसी, आज के प्रीमिक्स में 2 सीडब्ल्यूसी हम पढ़ेंगे। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वेयर एज वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, WDRA, RDA लिख दिया मैंने, WDRA फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दोनों सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी दोनों फंक्शन करते हैं फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरी स्टेटमेंट, बोथ आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, दिस इज करेक्ट। दोनों ये संस्थाएं जो हैं स्टैट्यूटरी है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा स्टेटमेंट, ये जो सीडब्ल्यूसी है इसका काम नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स इशू करना नहीं है, ये WDRA का काम है। सो द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दैट मींस कितने इनकरेक्ट है इसमें से? ओनली 2। सो द आंसर इज ओनली 2। देखिए, WDRA 2010 में बनाया गया था और ये एक कानून के अंदर बनाया गया था जिसका नाम है वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007। ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर काम करता है और इसका काम है वेयरहाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। इट वर्क्स एज अ रेगुलेटर ऑफ द वेयरहाउसिंग सेक्टर। साथ ही साथ वेयरहाउसेस यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अगर यहां पे आप रजिस्टर्ड है तभी आप ENWR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स इशू कर सकते हैं। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स का मतलब है कि अगर कोई फार्मर या कोई व्यक्ति यहां पे वेयरहाउस के अंदर फूड ग्रेन्स या प्रोडक्ट्स स्टोर करता है तो स्टोरेज के बेसिस पे उसको एक पर्ची मिलती है, उस पर्ची को वेयरहाउस रिसीप्ट्स कहते हैं। इस वेयरहाउस रिसीप्ट को वो आगे यूज कर सकता है लोन लेने के लिए और मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। थर्ड, बिल्डिंग फिडुशरी ट्रस्ट ऑफ बैंक्स इन नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स, एनकरेजिंग साइंटिफिक वेयरहाउसिंग। तो इसका काम है कि वेयरहाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करना है। जबकि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन है तो इसका मतलब ये एस्टैब्लिश किया गया होगा एज अ कंपनी, एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के अंदर इसे बनाया जाता है। दिस इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका काम है कि ये स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा, एक रेगुलेटर है और दूसरा स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशंस को असिस्ट करता है और बहुत सारे कॉर्पोरेशंस में उसका 50% ओनरशिप भी है। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है और इसका काम है कि रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू एडेड वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। सो अब आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी। CWC इज अ कॉर्पोरेशन जिसका काम है वेयर हाउसेस प्रोवाइड करना और WDRA इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। So the correct statement that, my dear friends, is the last statement, that is D. FSSAI ये रिसेंटली बहुत न्यूज में था क्योंकि इंडियन मसाला जो स्पाइसेस बनाने वाली कंपनीज, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज जैसे MDH और एवरेस्ट, इनके खिलाफ आरोप लगा था सिंगापुर, हांगकांग में कि ये इथाइलिन ऑक्साइड जो है इस्तेमाल करते हैं अपने पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ स्पाइसेस में। फसाई ने इनके सैंपल्स बुलवाए और जब इनकी टेस्टिंग हुई तो रिसेंटली पता चला कि यहां पे सैंपल्स में एथिलीन ऑक्साइड नहीं मिला है। तो ये पूरी घटनाक्रम से आपको फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। FSSAI was formed as a statutory body, not by a executive notification. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो बनाया गया था इन द ईयर 2006, उसके तहत FSSAI बनाया गया था इन द ईयर 2008। FSSAI की जो भी अपील्स होती है वो इसी के अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाती है, हाई कोर्ट के पास नहीं जाती है।
थर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर काम नहीं करता है, नाम में इसके फूड सेफ्टी है, लेकिन ये काम किसके अंडर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर के अंडर। एंड लास्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। एफएसएसएआई के जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एक सिलेक्शन कमिटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कैबिनेट सेक्रेटरी उस सिलेक्शन कमिटी के हेड होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, दिस पर्टिकुलर एक्ट was formed in 2006. That means it is a statutory body. Apart from that, it works under Ministry of Health and it consolidated various acts that were existing previously. फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का प्रिवेंशन 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, तो अलग अलग फूड आइटम से जुड़े कानूनों को कंसोलिडेट करके एफएसएसएआई बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसमें अपॉइंट करती है वो अपॉइंटमेंट एक सिलेक्शन कमिटी के बेसिस पे होती है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरपर्सन रहते हैं। ये था सही जवाब। थर्ड क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आप देख रहे हो ये जितने भी टर्म्स है ये आपको इंडिया ईयर बुक में मिलेंगी, बट हो सकता है एक्सप्लेनेशन ना मिले। समटाइम्स इंडिया ईयरबुक ओनली मेंशंस अ टॉपिक, राइट्स 2-3 लाइंस अबाउट इट। वो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, और वीडियो के एंड में आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट सम टर्म्स जिसकी जानकारी के लिए मैंने स्पेशल एफर्ट्स किए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखिए 3 स्टेटमेंट है, बता दीजिए इसके बारे में कौन सी करेक्ट है। So dear friends, again correct statements are only the first and second statements. The third statement is partly incorrect, that means it's incorrect. क्यों? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालती है, ये ट्रू है। स्विट्जरलैंड ने 13 सालों से मोस्ट इनोवेटिव कंट्री का खिताब इसमें जीता है, नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की है, ये भी ट्रू है। टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन ट्रू है, सच है। एंड लास्ट, इंडिया ने 40th पोजीशन तो सिक्योर की है, बट वो इंप्रूवमेंट नहीं है लास्ट एडिशन से, इंडिया ने रिटेन की है अपनी 40th पोजीशन, और इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंडिया रिटेन 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हवाले से मैं आपके पास खबर लेके आया हूं। इंडिया की रैंक 2023 में 40 है, लेकिन 2015 में 81 थी, तो बहुत मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। बट क्वेश्चन में आपसे प्रीवियस एडिशन के बारे में पूछा था, नॉट फ्रॉम 2015। 13 साल से स्विट्जरलैंड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है, और स्विट्जरलैंड के बाद सेकंड नंबर पे स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स टॉप 3 कंप्लीट करते हैं। इसमें इस पर्टिकुलर रैंकिंग्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स की भी गिनती की जाती है, उसको वेटेज दी जाती है। टोक्यो योकोहामा जो सेंटर है वो सबसे बढ़िया सेंटर बताया गया है इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। चाइना में 24 साइंस एंड टेक इनोवेशन क्लस्टर्स है, यूएसए में 21 है। इंडिया में अभी सिर्फ 4 ही शहरों को, 4 ही सिटीज को साइंस एंड टेक क्लस्टर के उपाधि मिली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली। सो दिस स्टेटमेंट you need to understand is incorrect, that is the last statement. Now fourth question, स्वामित्व स्कीम के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। सो द करेक्ट आंसर इज कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर स्वामित्व स्कीम आती है। दूसरा, प्रॉपर्टी कार्ड जो इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हां, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। बट ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर जो मिनिस्टर ने रिप्लाई किया था पार्लियामेंट में, उसके बेसिस पे मैंने ये डेटा आपको बताया है कि इस स्कीम में जो कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं स्वामित्व स्कीम के अंदर, जो प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं रूरल पॉपुलेशन में, वो डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है। तो पायलट फेज जो था इस स्कीम का 2020 में लॉन्च किया गया था, 2021 के पंचायती राज दिवस से इसे पूरे देश में लॉन्च किया गया। स्वामित्व स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर स्कीम का पर्पस क्या है? प्रॉपर्टी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रिपरेशन करना इन द रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज के लिए ये स्कीम नहीं है, रूरल एरियाज के लिए है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इस पे काम कर रही है। 2,70,000 विलेजेस में ड्रोन्स के थ्रू लैंड की जो है टैगिंग और मैपिंग, ये दोनों एक्टिविटीज पूरी हो चुकी है।
ठीक है, और 89,000 से भी ज्यादा विलेजेस में प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रिपेयर कर लिए गए हैं। स्ववित्व में क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ड्रोन के जरिए सर्वे करने के बाद उसकी टाइटल राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स का एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है सरकार के द्वारा। इससे गांव में रहने वाले लोगों के पास प्रॉपर्टी के अधिकार आते हैं और एक लीगल बैकिंग आती है फॉर एनी फ्यूचर एंडेवर्स लाइक टेकिंग अ लोन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से यह स्टैंप लगा दिया है, कह दिया है कि यह प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है। मैप्स जो जनरेट किए जाते हैं स्वामित्व के अंदर, उसे डिजिटल इमेजेस के साथ क्रॉस रेफरेंस किया जाता है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एम एक्शन सॉफ्ट नाम का मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन लॉन्च किया है, जिससे फटाफट से किसी भी लैंड एरिया का जियो टैगिंग किया जा सकता है। सो स्वामित्व स्कीम का यह पर्पस है और इसके बारे में यह जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट और लास्ट क्वेश्चन, बेग योर पार्डन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर? इनमें से कितने नॉन स्टैट्यूटरी हैं? सो बिफोर आई डिस्क्लोज द आंसर, एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा। पॉलिटी, सोशल इश्यूज, दोनों ही टॉपिक्स को मैंने ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लेक्चर के अंदर, 20 to 22 आवर्स के लेक्चर्स के अंदर कवर किया है इन माय रैपिड रिवीजन कोर्स, और ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें एडिशनल बोनस नोट्स भी मिलेंगे, जैसे इंडेक्स, रैंकिंग्स एटसेट्रा, एंड डिफरेंट अथॉरिटीज एंड काउंसिल्स विच वर इन न्यूज इंडिया ईयरबुक के अंदर से भी, जिससे आपको यह जानकारी मिलेगी कि जो अथॉरिटीज काउंसिल्स हम स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल टू सम एक्सटेंट, तो वो भी वहां पे कवर की गई है। एक बारी आप देख सकते हैं। आंसर क्या है क्वेश्चन का? सिर्फ 3, ओनली 3। So the first is non-statutory, second is non-statutory, third is non-statutory, but territorial army is based on the Territorial Army Act of 1948. तो अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल वाटर कमीशन की, तो सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक अटैच्ड ऑफिस है, वो किसी कानून के तहत नहीं बनाया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन का आजादी से पहले स्थापना किया गया था इन 1945 बाय वन एंड ओनली डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जब वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर थे। इनको क्रेडिट दिया जाता है ना ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, बट इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करने का। इसके साथ साथ सेंट्रल वाटर कमीशन को रीनेम किया गया है, क्योंकि पहले इसका नाम सेंट्रल वाटरवे इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन हुआ करता था। सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ अटैच्ड ऑफिस है और इसका बेसिकली सारी की सारी वाटर रिसोर्सेज को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, स्कीम्स फॉर कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीडब्ल्यूसी की है। Second authority or second body that we need to see is Advertising Standard Council of India. ASCI एक कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई सेल्फ रेगुलेटरी वॉलेंट्री काउंसिल है, तो नॉन प्रॉफिट की कंपनी की तरह इसे बनाया गया था। सो इट वाज रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी और इट्स नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का सेल्फ रेगुलेटर है, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्री के कंपनीज आपस में ही डिसाइड करते हैं कि एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, लेकिन साथ साथ इसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। थर्ड इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को एक टेम्पररी सेल की तरह 1919 में स्टार्ट किया गया था और 1923 में इसे ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन नाम से परमानेंट बना दिया गया था। 1946 में इसका नाम PIB रखा गया था और ये अब एक डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे अंडर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फेक न्यूज को फ्लैग करेगा। लेकिन जब इसे नोटिफाई किया गया तो सुप्रीम कोर्ट पे इस पे स्टे लगा दिया, क्योंकि अभी वो रिव्यू कर रहा है कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर भी सकती है या नहीं। नाउ लास्ट थिंग वाज टेरिटोरियल आर्मी। Territorial Army was started when C. Rajagopalachari was the first Governor General of Free India, and इंडिपेंडेंस के बाद टेरिटोरियल आर्मी एक्ट पास किया गया 1948 में। तो टेरिटोरियल आर्मी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर लाइक अ रिजर्व आर्मी। They are not part of the active armed forces. They are not part of even the central armed police forces. They are like the reserved army, जिनको ट्रेनिंग भी मिलती है, उनको तैयार भी रखा जाता है और
उनको एक तरीके से दे कैन बी कॉल्ड अपॉन व्हेन देयर इज एनी वॉर लाइक सिचुएशन। तो ये टेरिटोरियल आर्मी जो है वो 1949 में स्टार्ट हुई थी और 9 अक्टूबर को जब ये स्टार्ट हुई थी, इनॉग्रेट हुई थी, तो उसे टेरिटोरियल आर्मी डे की तरह मनाया जाता है। मेरी तरफ से प्रीमिक्स में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया ईयरबुक के और सवाल मैं आपके लिए लेके आऊं तो IYB ये लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं अगले प्रीमिक्स में भी और सवाल लेके आऊंगा, कम से कम 10 सवाल लेके आऊंगा इंडिया ईयरबुक में से।